तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किसी सुलह कार्रवाई में अनुमतित मध्यस्थ की अधिकतम संख्या क्या है? 1, 3, 5। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मगर इसका आंसर तो बता दूं। इसका आंसर है 51 का घ। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुलह की कार्रवाई में निपटाने से समझौते की स्थिति क्या है? गैर बाध्यकारी। ख है निपटारा अर्ध अधीन निर्णय के रूप में। ग है निपटारा अधीन निर्णय के विपरीत या इनमें से कोई भी नहीं। 52 का सही उत्तर क्या होगा? 52 का सही उत्तर हमारा है बी, निपटारा अधीन निर्णय के रूप में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अधीन एक व्यक्ति तभी साक्ष्य गवाह माना जाता है कि अगर वह वयस्क हो, वह पागल हो, चरम बुढ़ापे की उम्र वाला नहीं हो, उसे दिए गए प्रश्न समझ में आते हैं और अपनी उम्र के बावजूद तर्क संगत उत्तर देने में सक्षम है। 53 का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा उसे दिए गए प्रश्न समझ में आते हैं और अपनी उम्र में बावजूद तर्क देने में सक्षम है। वो वयस्क को सुने। अगर बच्चा भी मर्डर देखता है, अगर वो बता देता है ये मर्डर है, तो उसको मिल जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय असंगत है? दिवाला न्यायालय का निर्णय, वैवाहिक अदालत का निर्णय, आपराधिक अदालत का निर्णय या प्रोबेट अदालत का निर्णय। तो सही उत्तर क्या होगा? 54 का सही उत्तर होगा ख, आपराधिक अदालत है उसका निर्णय होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा किस धारा के अधीन किसी गवाह को अपनी याददाश्त को ताज़ा रखने का अधिकार दिया गया है? धारा 157, धारा 158, धारा 59, धारा 160। चलिए बताइए, सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा 55 का सही उत्तर होगा 159 के अधीन इसको अपने जो गवाह है उसके जो उसका याददाश्त है उसको ताज़ा रखने का अधिकार है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। परमादेश किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, जिला अदालत या क ख दोनों। 57 का सही उत्तर क्या होगा? 57 का सही उत्तर है डी, प्रशासनिक अधिकरण प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया है? 42वें, 44वें, 24 या 43वें संशोधन के। तो सही उत्तर क्या होगा? 57 का सही उत्तर है क्या है? 57 का सही उत्तर है 42वां संशोधन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित प्रावधान किस में दिया गया है? धारा 301, 304, 303, 305। तो निःशुल्क कानूनी सहायता की धारा किस में दिया गया है? 58 का ख, धारा 304, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सीआरपीसी की धारा में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान जिसके अधीन पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना होगा? धारा 56, 57, 60 या 70। 59 का सही उत्तर बताइए क्या होगा? 59 का सही उत्तर होगा हमारा 57, धारा के अनुसार उसको करना होगा प्रस्तुत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन स्वीकृति का कथन कौन दर्ज कर सकता है? पहला क, पुलिस अधिकारी, ख, न्यायिक अधिकारी, क, ख दोनों केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर 60 का सही उत्तर बताइए क्या होगा? 60 का सही उत्तर होगा ख, सिर्फ न्यायिक अधिकारी ही उसको कर सकता है। चलिए अगले बढ़ते अगले क्वेश्चन को। सौदा विवाह से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से कौन से अपराध में लागू नहीं है? पहला है सामाजिक आर्थिक अपराध, दूसरा है महिलाओं के खिलाफ अपराध, तीसरा है क, ख दोनों या घ उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 61 का 61 का सही उत्तर क्या होगा? 61 का सही उत्तर होगा हमारा ग, ख और ख दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं या कोई ऐसा कार्य जो गैरकानूनी साधनों से गैरकानूनी नहीं है, तो इस तरह के समझौते को किस प्रकार नामित किया जाता है? षड्यंत्र द्वारा उकसाना, सहायता द्वारा उकसाना, आपराधिक षड्यंत्र या उकसाना। 62 का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपराधिक षड्यंत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजद्रोह से संबंध के प्रावधान किसके अधीन दिए गए हैं? आईपीसी की धारा 124, 124 ए, 124, 121 ए या 130 के अधीन। 63 का सही उत्तर क्या होगा? 63 का सही उत्तर होगा बी, ख होगा आईपीसी की धारा 124 के अधीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आदेश 9 के अधीन एक मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है जहां वादी द्वारा समन की सेवा के खर्च का भुगतान करने में विफल हो, उसके परिणामस्वरूप प्रतिवादियों पर समन की तालीम विफल हो गई हो, नियम 2। सेकेंड नंबर है जहां ना तो वादी और ना ही प्रतिवादी हाजिर हो, नियम 3। तीसरा जहां वादी समन के वापस आने के 7 दिन बाद भी ताज़ा समन के लिए आवेदन करने में विफल हो, नियम 5। या चौथा जहां मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तिथि पर केवल प्रतिवादी हाजिर हो और उस वादी के दावे को स्वीकार नहीं करता है। तो इसमें क है 1, 2, 3, ख है 1, 3, 4, ग है 3, 4, 2, 3, 4 या उपयुक्त सभी। तो बताइए क्या होगा? 64 का सही उत्तर क्या होगा? 64 का सही उत्तर होगा हमारा घ, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है
कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है? राष्ट्रपति, स्पीकर, लोकसभा, ग उपराष्ट्रपति, घ इनमें से कोई भी नहीं। 65 का सही उत्तर क्या है? 65 का सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार है? तो क्या होगा सही उत्तर बताइए। 66 का सही उत्तर है ख, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रीट का अभिप्राय किसी व्यक्ति के शरीर को हाजिर होने में है? उत्प्रेरण लेख में, ख अधिकार प्रंछा में, या ग निषेध में, या घ बंदी प्रत्याक्षीकरण? 67 का सही उत्तर है हमारा घ, बंदी प्रत्याक्षीकरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मामले में प्रत्यायोजित विधान को संवैधानिक घोषित किया गया था? पहला है बेरुबारी मामले को, दूसरा है दिल्ली कानून अधिनियम मामले में, ग है केशवानंद भारती मामले में, या घ मेनका गांधी मामले में? तो हमारा 68 का सही होगा ख, दिल्ली कानून अधिनियम मामले में। चले बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रॉस्पेक्टर जिसमें शामिल प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल का पूर्ण विवरण शामिल नहीं है। क है सेल्फ पोस्टपेटम या ज्ञापन पत्र, या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, या इंसुइंग हाउस? तो सही उत्तर क्या होगा? 69 का सही उत्तर है ग, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो क्या होगा? 70 का सही उत्तर है ख, संचयी अभिमानी शेयर वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक विवाद का अर्थ क्या है? औद्योगिक विवाद का अर्थ क्या है? खाली स्थान है यहाँ पे आपको भरना है कि बीच किसी भी विवाद का अंतर है। नियोजकता और नियोजकता, नियोजकता और कर्मकार, कर्मकार और कर्मकार, मास्टर और कार्यकर्ता। क ऑप्शन है 1 2, ख ऑप्शन है कि 4, ग ऑप्शन है 1 2 3 4 सब सही हैं, और घ ऑप्शन है 1 2 और 3 चौथा नहीं है। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? 61 का सही उत्तर होगा हमारा डी, 1 2 और 3। नियोजकता 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 और कर्मकार और कर्मकार और कर्मकार, मास्टर और कार्यकर्ता कहीं भी इसमें नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अचल संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता? हिंदू विधवा, मुस्लिम विधवा, नाबालिग और नैसंगिक अविवाहक, या संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता का या प्रबंधक? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा नाबालिग अविवाहक या नैसंगिक अविवाहक, नाबालिग के नैसंगिक अविवाहक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लीज पेंडिंग के सिद्धांत को किस प्रमुख मामले में समझाया गया है? बेल्लामी बनाम सबाइन, या कूपर बनाम कूपर, या स्टेटफाइड बनाम स्टेफील्ड, या टुल्क बनाम मोस्कसबे? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए। 73 का सही उत्तर है हमारा ए, बेल्लामी बनाम सबाइन। याद कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत बड़ा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका आपको सही उत्तर बता दे रहा हूँ बस। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका पहला सही उत्तर क्या है? ए हत्या करने के लिए उत्तरदायी है, और वाई हत्या करने के लिए उकसाने के लिए उत्तरदायी है। यही हमारा उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित किस मामले में मान्यता दी गई है? तो हुसैन आरा खातून बना गृह सचिव बिहार। इसके बाद ये सब बस करके आप देख लीजिएगा। इसका मैं सही उत्तर आपको बता देता हूँ। 75 का सही उत्तर है हमारा ख। याद कर लीजिएगा। MH पोस्टकार्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1978 और SC 548। ये आप याद कर लीजिएगा, ये आप क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर मुफ्त कानूनी सहायता अधिकार के अधिनियम 21 के अधीन। तो अगला क्वेश्चन है, किस देश में हमारा PIL की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया? 76 का सही उत्तर क्या होगा? 76 का सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसका सही उत्तर है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका ख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो प्रश्न इस तरह के किए जाते हैं उसका उत्तर पूछे जाने वाला अपेक्षित उत्तर मिले, ऐसे प्रश्न को कहते हैं अभद्र प्रश्न, सूचक प्रश्न, अनुसूचित प्रश्न, या उचित प्रश्न। तो इसका सही मतलब मैं आपको बता दूं, जो प्रश्न इस तरह से किए जाए कि उसका उत्तर प्रश्न पूछने वाले के अपेक्षित उत्तर मिले, ऐसे प्रश्न को क्या कहते हैं? अभद्र प्रश्न। ये तो कहते नहीं होंगे, अभद्र माने गाली होता है, कोई गाली उली तो देगा नहीं। या सूचक, ये हमें किसी प्रकार की सूचना दे सकते हैं, ये भी हो सकता है। अनुसूचित प्रश्न, ये भी नहीं। उचित पत्र, इन तीनों में से कोई एक होगा। तो उचित पत्र तो हमको नहीं लगता है, या सूचित प्रश्न जो हमें उपेक्षित करता है, तो उपेक्षित करने में ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो बचा हमारा सूचक प्रश्न। सही उत्तर है 77 का ख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन युवावस्था का विकल्प तलाक का एक आधार केवल पति के लिए है, केवल पत्नी के लिए है, पति पत्नी दोनों के लिए है, उपरोक्त में से कोई नहीं?
78 का सही उत्तर क्या होगा, सोच के बताइए। 78 का सही उत्तर होगा हमारा ख, केवल पत्नियों के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को कौन सी धारा शून्य विवाह से हुए बच्चे को वैधता प्रदान करती है? धारा 11, धारा 13A, धारा 12, धारा 16। 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो 79 का सही उत्तर होगा धारा 16। वैध बच्चे को वैध प्रदान करती है धारा 16, याद कर लीजिएगा। 79 का घ, धारा 16। ये हर पेपर में जरूर पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोब वार्मिंग के बजाय ग्लोब कूलिंग में निम्नलिखित में से कौन योगदान देता है? नाइट्रस ऑक्साइड, एरोसोल्ज या मीथेन या CFC? ये तो विज्ञान का क्वेश्चन है, चलिए बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। 80 का सही उत्तर क्या होगा? एरोसोल्ज ख। एरोसोल्ज है वो ग्लोबल कूलिंग में निम्नलिखित योगदान देता है। मीथेन बहुत ही ज्वलनशील है। नाइट्रिक ऑक्साइड और CFC ये दोनों गैस नहीं होंगे, तो एरोसोल्ज। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, A और B एक दूसरे के साथ मनोरंजन के लिए तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। इस समझौते के अनुसार दोनों को किसी भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जो खेल के नियम के विरुद्ध न खेलने से भी हो सकता है। यदि A अच्छे से खेलता है, B को नुकसान पहुंचा देता है, तो A कोई अपराध कार्य नहीं करता। यह प्रावधान निम्न में से किसके अनुसार दिया गया? इसका मतलब खेल कूद में अगर कोई किसी मर भी जाता है तो कोई सज़ा नहीं होती है। तो सही उत्तर क्या होगा? धारा 87, याद कर लीजिएगा। अगर खेलने से पहले ही लोग सिग्नेचर करा लेते हैं तो धारा 87 के अधीन अगर B मर भी जाता है इसको या कोई चोट पहुंचता है तो ये कोई अपराध का मामला नहीं होगा A के ऊपर। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार किस प्रावधान में दिए गए हैं? भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर 108, भारतीय 194 से 106, 96 से 106, 95 से 106। यह बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है, इसमें कई सारे दिमाग उलझ जाता है। तो चलिए बताइए हमारा 82 का सही उत्तर क्या होगा? हमारा 82 का सही उत्तर होगा ग। भारतीय दंड संहिता धारा 96 से 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पक्षकार जिन्हें संविधा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, विनिर्देश अनुतोष अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया है? चलिए बताइए। 83 का सही उत्तर बताइए। 27, 28, 29, 30 सही बताइएगा, एकदम गेस करिए या आपको पहले से पता है तो बताइए। 83 का सही उत्तर होगा हमारा ख, 28। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस तरह की संपत्ति हस्तांतरी है? पेंशन, लोक कार्यालय, फिर से प्रवेश करने का अधिकार या किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हो। 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है कि हस्तांतरित पेंशन भी हस्तांतरित हो सकता है, लोक कार्यालय बिना किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि कानून द्वारा निषिद्ध हो। ये आपका सही उत्तर है। 84 का घ सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, TP अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अचल संपत्ति के अधीन नहीं आती है? क है छत के पंखे की बिक्री, ख है भरण पोषण का दावा करने का अधिकार, ग है पट्टे से संबंधित अधिकार या घ सुविधा का अधिकार। 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो 85 का सही उत्तर हमारा होगा क होगा छत के पंखे की बिक्री का। ठीक है, सही उत्तर हमारा क्या होगा? छत के पंखे के बिक्री का। 85 का उत्तर होगा छत के पंखे की बिक्री का अचल संपत्ति के अधीन नहीं आती है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के। यूपी राज्य बनाम नवाब हुसैन 1977 3 SCR 428 से संबंधित है। न्यायाधीन, प्राण न्याय, रचनात्मक पूर्व न्याय या समझा गया पूर्व न्याय। सही उत्तर बताइए क्या होगा? 86 का सही उत्तर क्या होगा? 86 का सही उत्तर होगा रचनात्मक पूर्व न्याय। ठीक है, रचनात्मक पूर्व न्याय होगा इसका सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्स पुणे में रहा और उसका भाई मुंबई में, एक्स दिल्ली और बेंगलोर में स्थित अपनी संयुक्त संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा दर्ज करना चाहता है, तो मुकदमा केवल दिल्ली में किया जा सकता है, मुकदमा केवल बंगलौर में किया जा सकता है, मुकदमा या तो दिल्ली या बंगलौर में किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 87 का सही उत्तर क्या होगा? 87 का सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो एक्स पुणे में रहता है और उसका भाई मुंबई में, तो एक्स दिल्ली और बेंगलौर में स्थित अपनी संयुक्त संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा दर्ज करा सकता है। तो सही उत्तर क्या होगा? वो उसका भाई है तो भाई पे मुकदमा दायर कर सकता है संपत्ति के लिए। तो वो कहीं की संपत्ति हो वो कर सकता है, चाहे दिल्ली है चाहे मुंबई। तो ये है दिल्ली और बेंगलौर में किया जा सकता है। उत्तर ग इसका सही। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई की भोपाल में अचल संपत्ति और गलत कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में इंदौर में रहता है। संपत्ति के साथ गलत कार्य करने के लिए उससे मुआवजा प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है। भोपाल या इंदौर में इनमें से कोई भी नहीं। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसकी संपत्ति को कोई भी कुर्क कर सकता है। तो कहाँ कर सकता है? तो सही उत्तर होगा भोपाल इंदौर में, दोनों जगह उसकी संपत्ति नीलाम की जा सकती है। 88 का सही उत्तर होगा ग। कहीं भी रहे भारत में, कहीं संपत्ति रहे, उसको नीलाम करके वसूली किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की। आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत अन्य व्यक्ति की आय को निर्धारित की कुल आय में शामिल किया जाएगा? 56 से 58, 60 से 65, 45 से 84, 54। चलिए बताइए क्या होगा? 89 का सही उत्तर क्या होगा? 89 का सही उत्तर होगा हमारा 60 से 65। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के पहले दिन शुरू होने वाले 12 महीने की अवधि को जाना जाता है। निर्धारण वर्ष, अधिवर्ष, पिछला वर्ष या कोई नहीं। अप्रैल के पहले दिन शुरू होने वाले 12 महीने की अवधि को जाना जाता है।
क्या जाना जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारा सही उत्तर होगा 90 का निर्धारण वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से बनाए गए अनुबंधों की वैधता से संबंधित है? धारा 12, धारा 10A, धारा 11, धारा 13। सही उत्तर क्या होगा? 90A का सही उत्तर होगा 90A का सही उत्तर होगा 10A। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? स्पीकर, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के द्वारा? 92 का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। जहाँ नाबालिग के साथ अनुबंध किया जाता है उसे वे निर्दिष्ट अनुतोष रिक्त स्थान भरें, क्या मिलता है? मिल सकता है, नहीं दिया जा सकता है, जारी कर सकते हैं, कानून के साथ क्रियावंत है। सही उत्तर क्या होगा? 93 का सही उत्तर होगा नहीं दिया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे निम्न में से किसके उपबंध ढंग से प्रचुरदारित कर सकता है? का ऑप्शन है हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? 94 का सही उत्तर होगा 94 का सही उत्तर होगा हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। हमारा अगला क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 39 किससे संबंधित है? पहला, लिखित के पंजीकरण से, लिखित के रद्दीकरण से, लिखित की शुद्धता से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? 95 का सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई मूल गवाह अदालत में लिखित रूप से अपने सबूत देता है, इस तरह के साक्ष्य को माना जाता है? तो क्या माना जाता है? मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजिक साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य या प्राथमिक साक्ष्य? सही उत्तर क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर होगा कि 96 का सही उत्तर होगा तो मौखिक साक्ष्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन इनमें से कौन सी अदालत नहीं है? कानून रूप से सबूत लाने के लिए अधिकृत व्यक्ति, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या मध्यस्थ? तो सही उत्तर क्या होगा? 97 का सही उत्तर होगा हमारा डी, मध्यस्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय यान अधिनियम 1978 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्वामी शब्द को परिभाषित करती है? धारा 2, 30, धारा 2, 31, धारा 2, 25 या धारा 2, 32? तो सही उत्तर क्या होगा? 98 का सही उत्तर हमारा होगा धारा 2, 30। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 के अधीन एक औद्योगिक संस्थान में आमतौर पर किसी व्यक्ति के स्वामित्व में या व्यक्ति के संयोग से कंपनी होने के नाते रिक्त स्थान से कम न होने वाले नियोजित कार्यकर्ताओं के लिए आवासीय घरों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने की इच्छा करने या इसके साथ जुड़े सभी सुविधाओं के प्रावधान के लिए जहां तक ऐसी भूमि के लिए अधिग्रहण की सहमति है, इस भाग को इस उद्देश्य से एक कंपनी माना जाता है। धारा 5, 5A, 6, 7 और 50 में कंपनी को इस तरह का समुत्थान के संदर्भ में ही संदर्भित किया जाएगा। खाली स्थान भरे 100, 200, 300 या 400। सही उत्तर क्या होगा? 99 का सही उत्तर होगा हमारा 100। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण नियम 1984 का अधीन कंपनी का अर्थ क्या है? खंड CC निर्देश सरकारी कंपनी के अलावा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 में निर्दिष्ट कोई कंपनी है। खंड हमारा क्या है? C के निर्दिष्ट कंपनी के अलावा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 में निर्दिष्ट एक कंपनी है। कंपनी CC के निर्दिष्ट में कंपनी क्या होगा? इसका सही उत्तर तो मैं बता देता हूँ, 100 का सही उत्तर होगा 100 का सही उत्तर हमारा होगा खंड CC के निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 में निर्दिष्ट कोई कंपनी, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये हमारा पहला सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आखिरी क्वेश्चन था, चलिए बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट के लिए। देखिए हमारा जो चैनल है 50-50 क्वेश्चन करा रहा है। AIB का एग्ज़ाम है 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम है, जो आपको ऑल इंडिया AIBE का एग्ज़ाम है। तो इसके लिए प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। तो इसमें आपका हम सहयोग चाहते हैं कि आप हमारे सहयोग करें, कि आप बताएं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि एक बच्चे ने किया है कि आप इंग्लिश में भी पढ़ाइए। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ाइए। तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में पढ़ाने का, क्योंकि हमारा हिंदी माध्यम है तो हम इंग्लिश में भी पढ़ा देंगे। और उसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि व्यू जितना आता है उतना सब्सक्राइबर नहीं आते हैं। तो लोग देख के छोड़ देते हैं, तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, ये लॉ से रिलेटेड सारे न्यूज़ और प्रिपरेशन की तैयारी सब इसी पर होता है। अगर कोई नई वैकेंसी भी आती है तो हम लोग आपको बताते हैं। तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सहयोग करें। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें। और इस पर अभी AIB का भी चल रहा है, AIB का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके साल पेपर कराए जाएंगे। फिर PCSJ के कराए जाएंगे, PCSJ फिर HSJ के कराए जाएंगे। इस तरीके के कई सारे पेपर का सॉल्व कराया जाएगा। और बीच बीच में जो न्यूज़ आती रहती है लॉ से संबंधित, उसका भी हम लोग बताते रहते हैं कि क्या क्या हमारे नियम नए बदल रहे हैं, क्या क्या हमारे कोर्ट ने आदेश किया है। तो सब हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चले बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। या तारीख
अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते